बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे शायद संविधान सभा के बैठक और सत्र, सिटिंग एंड सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से 8 तो बड़ी समितियां थी और 14 के आसपास छोटी समितियां थी। 8 और 14 हो जाते हैं 22। इसमें जो सबसे पहली बड़ी समितियों में हमने पढ़ा था वो था प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की अगर बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि कब इसको बनाया गया, 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था इसको। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 7 मेंबर्स की एक कमेटी थी। अच्छा, इसके बाद एक बात और हमने समझी थी कि भाई इसके 7 सदस्यों के नाम क्या क्या है। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य कौन कौन से थे? उसमें एक तो एन गोपालास्वामी अयंगर थे, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हुआ करते थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हुआ करते थे, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला हुआ करते थे। पहले तो बीएल मित्र हुआ करते थे, फिर बीएल मित्र साहब ने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। उसके बाद में इनकी जगह पर बने थे एन माधवराव, और पहले हुआ करते थे डीपी खैतान साहब, और डीपी खैतान साहब की 1948 में डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में फिर उनकी जगह ले ली थी टीटी कृष्णामाचारी में। तो एक तो 8 बड़ी समितियों में प्रारूप समिति होगी, फिर 3 महत्वपूर्ण बड़ी समितियां पंडित नेहरू के पास भी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी थी। कौन कौन सी थी 3 बड़ी समितियां? संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एक थी इनके पास यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, और एक राज्यों के लिए समिति, कमेटी फॉर स्टेट्स। 2 महत्वपूर्ण समितियां फिर मैंने आपको बताई थी कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी थी, संचालन समिति और नियम समिति, स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स कमेटी। ठीक है, इसके बाद में 2 कमेटियां अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी थी। शायद हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियों तक पढ़ लिया था। एक प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, उसके बाद में संचालन समिति, स्टीयरिंग समिति। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 समितियां शायद रह गई थी, उनके बारे में बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 महत्वपूर्ण समितियां हैं, तो यहां पर मैं नाम लिखता हूं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी है? 7वें नंबर पे आप लिख सकते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंस, प्रांतों को एक करना, प्रांतों को संभालने से संबंधित समिति है। तो प्रांतों को संभालना किसी और के बस की बात तो है नहीं, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक काम सौंपा गया और इनको सौंपी गई प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और एक महत्वपूर्ण समिति इनके पास है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कह सकते हैं। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक भी इसी में है, और एसटी एससी के लिए समिति। नाम बड़ा है इस समिति का, इस कमेटी का, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूल अधिकारों से संबंधित समिति है ये, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी से संबंधित समिति है ये, एसटी एससी से संबंधित समिति, अनुसूचित जाति से संबंधित समिति है ये। ठीक है, तो मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित समिति। फंडामेंटल राइट कमेटी, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और एसटी एससी कमेटी। तो बड़ी समितियां टोटल 8 हो चुकी है भाई। अगर देखोगे तो पिछली क्लास में मैंने 6 का नाम लिखा था और 2 का नाम मैंने अभी और लिख दिया, तो 8 टोटल हो चुकी है। अब इसके अलावा बहुत और भी जो छोटी छोटी जो 14 समितियां मैंने लिखी थी छोटी छोटी, उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण समितियों के मैं नाम और लिखता हूं। ये तो 8 बड़ी समितियां, ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी उनके बारे में बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण समितियां, अन्य महत्वपूर्ण समितियां, अदर इंपोर्टेंट कमिटीज,
अदर इंपॉर्टेंट कमिटीज। और एक तरफ आप लिख लो कि भाई उस समिति का नाम क्या है और समिति के अध्यक्ष कौन है। एक तरफ आप अध्यक्ष का नाम लिख सकते हैं और एक तरफ कमेटी का नाम लिख सकते हैं। अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन है, जैसे मैंने पिछले वाली 8 समितियों के प्रेसिडेंट बताए हैं। कोई किसी का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, किसी का प्रेसिडेंट सरदार पटेल है, किसी का प्रेसिडेंट कौन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, किसी का प्रेसिडेंट कौन है पंडित नेहरू। वैसे ही प्रेसिडेंट एक तरफ और उस कमेटी का नाम एक तरफ लिख लेंगे। जैसे अन्य महत्वपूर्ण समितियों में एक हुआ करती थी भाषा समिति, भाषा कमेटी या भाषा समिति। और भाषा समिति के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे मोतूरी सत्यनारायणन। तो मोतूरी सत्यनारायण के खाते में एक कमेटी है, मोतूरी सत्यनारायण। मोतूरी सत्यनारायण मोतूरी सत्यनारायण मोतूरी सत्यनारायण के पास है भाषा समिति, लैंग्वेज कमेटी। भाषा से संबंधित समिति, लैंग्वेज से संबंधित समिति है मोतूरी सत्यनारायण के पास, लैंग्वेज कमेटी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है सदन समिति या हाउस कमेटी। यह दी गई थी पट्टाभी सीतारमैया को। तो पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के खास चेले थे। पट्टाभी सीतारमैया, रमैया वास्तवैया मूवी भी है भाई। पट्टाभी सीतारमैया, इनके पास है हाउस कमेटी, सदन समिति, हाउस कमेटी। फिर एक और महत्वपूर्ण समिति है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है झंडा समिति। देखो झंडा समिति पहले जे.बी. कृपलानी के पास हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की डेट नज़दीक आती जा रही थी वैसे वैसे एक स्थायी झंडा समिति को बनाया गया, परमानेंट झंडा समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास झंडा समिति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड हॉक फ्लैग कमिटी, तदर्थ झंडा समिति, एड हॉक फ्लैग कमेटी। तदर्थ झंडा समिति या एड हॉक फ्लैग कमेटी। एड हॉक का मतलब होता है स्थायी या परमानेंट झंडा समिति। और ये झंडा समिति बनी थी 23 जून 1947 को। और मैंने आपको एक डेट बताई थी 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था झंडा और 15 अगस्त 1947 को टांक भी दिया था, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनके पास 3 तो बड़ी समितियां मैंने बताई थी। एक छोटी समिति इनके पास है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का नाम सुना आपने, उद्देश्य प्रस्तावों का नाम, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने रखा था। पंडित नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा ने इनको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समिति नेहरू जी के पास है, पंडित जे.एल. नेहरू। पंडित जे.एल. नेहरू के पास है उद्देश्य प्रस्ताव समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति। पंडित जे.एल. नेहरू के पास है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कमेटी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कमेटी। ठीक है। इसके अलावा के.एम. मुंशी का नाम आपने, अच्छा, इसके अलावा मूल अधिकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है। लेकिन आप भाग 4 पढ़ोगे संविधान का, आगे हम पढ़ेंगे। भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और संविधान के भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी से संबंधित जो समिति है वो किसके पास है?
तेज बहादुर शापरू, तेज बहादुर शापरू साहब के पास है, तेज बहादुर शापरू, तेज बहादुर शापरू, तेज बहादुर शापरू के पास है राज्य के नीति निर्देशक तत्व समिति, राज्य की नीति निर्देशक तत्व समिति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समिति। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से संबंधित जो कमेटी है वो है तेज बहादुर शापरू के पास में। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण और समिति मैं आपको बताऊंगा, के एम मुंशी का नाम आपने सुना है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनका कल नाम आया था, इनके पास है ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है किसके पास में, के एम मुंशी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस व्यवसाय से संबंधित समिति है, ये व्यवसायिक कामकाज या बिजनेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण समिति है जिसको बोला गया है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, है ना। व्यवसाय के आदेश से संबंधित समिति, व्यवसाय के आदेश से संबंधित समिति, ये किसके पास है, के एम मुंशी के पास है, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण समिति है जीवी मावलांकर साहब के पास, जी वी मावलांकर, जीवी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर। और गणेश वासुदेव मावलांकर हमारी लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे भाई। जैसे वर्तमान में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है ना, 17 नंबर के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, हमारा जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, इसके जो स्पीकर है वो है ओम बिड़ला। तो ये पहले स्पीकर है लोकसभा के जीवी मावलांकर साहब, जो 1952 में बने थे, पहले लोकसभा के अध्यक्ष। इनके पास भी एक महत्वपूर्ण समिति है उस टाइम पे, और उस समिति का नाम है कमेटी रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेटी रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेटी रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति, जो भी महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा के रह गए हैं, जो किसी में कवर नहीं हो पाए हैं, उन सभी कार्यों के लिए अलग से समिति बनाई गई, कमेटी रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलांकर साहब, ठीक है। इसके अलावा दो उप समितियां और हुआ करती थी, सब कमेटी और हुआ करती थी। दो महत्वपूर्ण उप समितियों के नाम हमसे पूछे जाते हैं, और वो दो महत्वपूर्ण उप समितियां हैं कौन कौन सी। एक तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के लिए उप समिति बनाई गई थी, और एक बनाई गई थी माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए भी उप समिति बनाई गई थी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो बड़ी समिति है वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है, लेकिन जो सब कमेटी है वो किसके पास है, एक तो है एच.सी. मुखर्जी के पास और एक है जे.बी. कृपलानी के पास। तो जे.बी. कृपलानी के पास एक महत्वपूर्ण समिति है, जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, और जे.बी. कृपलानी के पास जो महत्वपूर्ण समिति है उसका नाम है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। और एक है एच.सी. मुखर्जी का नाम आपने सुना है, ये हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। एच.सी. मुखर्जी के पास भी एक सब कमेटी है, एच.सी. मुखर्जी।
इनके पास है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, माइनॉरिटीज सब कमेटी है ये, माइनॉरिटीज सब कमेटी है ये, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां, उन 8 बड़ी समितियों के अलावा 8 बड़ी समिति कौन कौन सी? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर 3 नेहरू जी के पास थी, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। फिर 2 बड़ी समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, संचालन समिति और नियम समिति, स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स कमेटी। और 2 बड़ी समितियां सरदार पटेल के पास थी, एक तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक हुआ करती थी अल्पसंख्यक मूल अधिकार और ST/SC के लिए कमेटी। उसके अलावा ये जो छोटी समितियां हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी है? मोतूरी सत्यनारायण के पास कौन सी समिति है? भाषा समिति या लैंग्वेज कमेटी। पट्टाभी सीतारामैया के पास कौन सी समिति है? सदन समिति या हाउस कमेटी। मतलब ये प्रेसिडेंट इन कमेटियों के, कमेटी है तो बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन ये है प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है तदर्थ झंडा समिति। उसके बाद में है पंडित नेहरू के पास, हमें पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समिति थी। तेज बहादुर शाहपुरे के पास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व समिति है। उसके बाद में KM मुंशी के पास में ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति है। GV मावलांकर के पास कमेटी रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति है। और उसके बाद में 2 सब कमेटी और महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछी जाती है। फंडामेंटल राइट के लिए जो सब कमेटी बनाएगी, उप समिति बनाएगी, उसके अध्यक्ष बनाएंगे JB कृपलानी साहब। और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई, जो सब कमेटी बनाई, उसके जो अध्यक्ष बने वो बने HC मुखर्जी साहब। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आप सभी को पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है ना, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब ये मनु कौन है? आप नहीं जानते मनु को? अरे ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 टुकड़े किए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों बड़े देवता तो जन्म ले चुके हैं। और सृष्टि की रचना कैसे की जाए, सृष्टि का संचालन कैसे किया, सृष्टि को कैसे चलाया जाए, तो सबसे पहले वहां पर इंसानों की उत्पत्ति होना जरूरी है। इंसान हो तभी तो जनरेशन टू जनरेशन आएगी। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े का नाम रखा का और एक टुकड़े का नाम रखा या। का से बना मनु पुरुष और या से बनी सतरूपा। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के जो 2 टुकड़े किए, उसका एक रूप कहा जाता का या। हम शरीर को भी कई बार काया बोलते हैं कि काया का क्या भरोसा, आज है कल मिट्टी में मिल जाएगी, वही वाली काया है, शरीर को काया भी कहते हैं। तो का मतलब है मनु पुरुष और या का मतलब है शत्रुपा स्त्री। इन दोनों की संतानें हैं पूरी पृथ्वी पर, जो हिंदू धर्म से संबंधित है। और इनके संतान में आपने एक फेमस नाम सुना होगा, राजा दक्ष। जो माता सती है, उनके पिताजी राजा दक्ष मनु की ही संतान थे। तो मनु वो है। मनुस्मृति भी आपने कई बार देखी होगी। मनुस्मृति को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाड़ भी दिया था, है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अल्पसंख्यकों के लिए, छोटे लोगों की जातियों के लिए, इनके साथ शुरू से अत्याचार, जुल्म, उत्पीड़न, बराबर का दर्जा कभी दिया ही नहीं गया। क्योंकि कास्टिज्म देश में शुरू से था, देश में वर्गीकरण शुरू से था, जातिगत आधार पर बंटवारा शुरू से था, वैदिक पीरियड से हुआ करता था। तो इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, रिजर्वेशन वगैरह दिलाया, इनके अधिकारों की बात की। तो इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं, सॉरी भारत का आधुनिक मनु, मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, हमारा जो संविधान था, संविधान के सलाहकार कौन थे भाई? हमारे संविधान के सलाहकार, एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वो थे BN राव साहब। मैंने बताया था कल आपको कि BN राव साहब आजादी से पहले संविधान का ढांचा तैयार कर रहे थे। आधा जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो BN राव साहब ने तैयार करवाया था। लेकिन जब आज़ादी के बाद प्रारूप समिति बना ली गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बना ली गई, उसके बाद में फिर उन 7 सदस्यों में इनका नाम तो आया नहीं है। तो फिर इनको क्या बनाया गया? इनको बनाया गया हमारे संविधान का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कि भाई जिस इंसान ने काम शुरू किया है, आधा ढांचा तैयार कर रखा है, अब उसी की सलाह से आगे का संविधान भी बनाया जाए। क्योंकि जिस इंसान ने काम शुरू किया है वही सही तरीके से बता पाएगा कि आगे की चीजें कहाँ रखनी है और इसको एंड कैसे करना है, समाप्त कैसे करना है। ठीक है। इसके अलावा
हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान को 3 बार पढ़ा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीड आउट फॉर 3 टाइम्स। टोटल 3 बार अपने संविधान को पढ़ा गया है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था शायद। इसके अलावा हमारे संविधान को बनने में टोटल समय कितना लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनने का टोटल समय है। हमारे संविधान का जो सुलेखाकार है, जो जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है, जो सुलेखाकार है, जिन्होंने इनको राइट किया है, वो है, उनका नाम हमसे पूछा जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा है, इंग्लिश भाषा में लिखा है, लेकिन स्टाइल उन्होंने अपनाया है इटालियन स्टाइल में लिखा है। स्टाइल अलग चीज़ है, भाषा अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो एक तो मैं इंग्लिश ऐसे लिखता हूँ, और आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की कॉपी देखोगे 4 लाइन की, तो उनकी स्टाइल कुछ अलग ही होती है। वो इंग्लिश को कुछ ऐसे लिखते हैं, ई ऐसे लिख देंगे, एन कुछ ऐसे लिख देंगे, जी कुछ ऐसे लिख देंगे, है ना। इसको कहते हैं इटालियन स्टाइल। है तो अंग्रेजी ही, लेकिन है कौन सी स्टाइल? इटालियन स्टाइल में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में हमारा संविधान लिखा है। और उन्होंने संविधान लिखने के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने संविधान को लिखने के लिए, 1 रुपया भी नहीं लिया है। लेकिन शर्त क्या है कि भाई मैं हर एक पन्ने के ऊपर अपना नाम लिखूंगा, प्रेम। अपने जो नाम का जो पहला शब्द है प्रेम, वो हर एक पन्ने के ऊपर लिखा जाएगा। तो ये शर्त है। और देखो, और यही होता है, एक अच्छा इंसान, अगर आपके सामने भगवान भी आ जाए तो भगवान से आप क्या मांगोगे? आप भगवान से कहोगे मुझे धन दौलत दे दो, गाड़ी घोड़े दे दो, मकान ढूंढा दे दो। अरे ये तो अचल चल संपत्ति है, चलायमान है, आज है कल नहीं है, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये तो यूज करने वाली चीज़ है। बजाय इसके आपको ऐसी चीज़ मांग लो भगवान से कि मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे ज्ञान देना, है ना, मैं ऐसा लोगों का समाज में काम करूँ या ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ूँ, तो उसकी कोई होड़ नहीं होती है। वैसे बजाय इन्होंने पैसे लेने के, अगर ये पैसे ले लेते तो हम केवल पैसे, भाई इन्होंने संविधान को लिखने के लिए इतना पैसा लिया था और इतना पैसा लेकर इन्होंने संविधान लिखा था, मैं शायद इतनी बात नहीं करता। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया और उसके बदले अपना नाम संविधान के हर एक पन्ने पर उकरवा लिया, है ना। अपना नाम संविधान के हर एक पन्ने पर, जब तक ये संविधान रहेगा प्रेम का नाम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे संविधान को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? वसंत कृष्णन वैद्य ने। और हमारे संविधान के जो डेकोरेटर है, हमारे संविधान के जो सजावट करता है, वो है नंदलाल बोस। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम है, कहां पर? बंगाल के कोलकाता में, वहां पर शांति निकेतन है उसका नाम। और शांति निकेतन के जाने माने फेमस कलाकार हुआ करते थे उस टाइम पे, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस के द्वारा सजावट करवाई गई है। जैसे आप संविधान का पन्ना देखोगे तो संविधान के पन्नों के चारों तरफ यहाँ पर तो 4 जानवरों के निशान है, 4 एनिमल के चिन्ह है, और यहाँ पर कुछ कारीगरी की गई है ना, बेलड़ी वगैरह कुछ, या कुछ पुष्प वगैरह या कुछ डिजाइन वगैरह बनाई गई है। ये काम किया है नंदलाल बोस ने। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैंने बोली है अभी भी, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। संविधान को बनने का टोटल समय कितना लगा भाई? समय या टाइम? टोटल समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान को बनने का टोटल समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के सलाहकार कौन है? संविधान के सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव साहब। BN राव साहब संविधान के सलाहकार थे। और संविधान के जनक किसको कहा जाता है? संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर है उनका टैग लगता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के खाते में। डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को कुछ और भी कहते हैं, इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। आधुनिक मनु, मॉडर्न मनु।
इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीजें, संविधान के जनक हो गए आधुनिक मनु हो गए, संविधान के सुलेखाकार, राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा है वो संविधान के राइटर हैं या संविधान के लिखने वाले। सुलेखाकार एक तरीके से आप इनको कह दो कि इन्होंने नकल की है, कैलीग्राफर बोल सकते हैं सही तरीके से, कैलीग्राफर है ये, इन्होंने नकल की है, संविधान को उतारा है जैसे जैसे लिखवाया है। तो संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भाषा कौन सी भाषा में लिखा है, भाषा या लैंग्वेज कौन सी है, अंग्रेजी, ये ध्यान रखना तुम लोग, अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। दूसरा, स्टाइल कौन सी है, स्टाइल है इटालियन, इटालियन स्टाइल में लिखा है, इटालियन स्टाइल में लिखा है। ठीक है, संविधान को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है भाई, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन इन हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति का नाम है वसंत, या बसंत कह सकते हैं, बसंत कृष्णन वैद्य, वसंत कृष्णन वैद्य। बसंत कृष्णन वैद्य। और संविधान के सजावटकर्ता कौन है भाई, जिन्होंने संविधान को सजाया है, संविधान के सजावटकर्ता, डेकोरेटर, हमारे संविधान के डेकोरेटर या सजावटकर्ता है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस संविधान के सजावट करता है, इतनी बात आपको याद रखना है। इसके अलावा हमसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, वो भारत का ही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, लिखित संविधान। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस रेस्पेक्ट में कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। फिर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। फिर हमसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। फिर हमसे कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। फिर हमसे कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रिटर्न है वो किसका है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उन सबको हम देखेंगे। एक नोट और लिख लेते हैं हम, नोट आप कितने का भी नोट लगा सकते हैं, 1000, 2000, 500 का। 2000 का मत लगाना, अब 2000 का नोट नहीं चलता, चलन से बाहर हो गया है। मैक्सिमम 500 का आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहला, वर्ड्स, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है ब्रिटेन का। आखिर क्यों? देखो
ब्रिटेन का जो संविधान माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है ना, वो अलिखित माना जाता है, अनरिटन माना जाता है कि भाई ब्रिटेन ने अपना संविधान लिख नहीं रखा है। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन का ज्यादातर संविधान तो लिखा हुआ है, रिटन है, लेकिन वो किसी एक किताब के अंदर नहीं है। जैसे हमने हमारे संविधान की एक किताब बनाई है, सिस्टमेटिक तरीके से एक बुक बनाकर तैयार कर दी, इसको संविधान बोला है। वैसे ब्रिटेन का ज्यादातर हिस्सा लिखा हुआ तो है ना, हम पढ़ते जरूर है कि भाई ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अनरिटन है ना, और ये ट्रेडिशन, परंपराओं, कस्टम्स के आधार पर चलता है, पुराने रीति रिवाज के आधार पर चलता है। अरे काहे के रीति रिवाज, इतना कौन याद रखता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ तो है ही ना। लेकिन ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, 5-6 डॉक्यूमेंट है ब्रिटेन के पास, कोई चीज किसी अलग डॉक्यूमेंट में, कोई चीज किसी अलग डॉक्यूमेंट में, कोई चीज किसी अलग डॉक्यूमेंट में, इन सबको मिलाकर एक संविधान नाम की बुक तैयार नहीं कर रखी है ब्रिटेन ने। इसलिए कहा जाता है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अनरिटन है, वरना ज्यादातर हिस्सा इसका लिखा हुआ है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से एक किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो जो चीज अनरिटन है, अलिखित है, वो अपने आप में फिर अथाह भंडार है। भाई जो चीज आपने लिखी नहीं, अनंत है, उसको आप शब्दों को काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, तो अपने आप में सबसे बड़ा ही हो गया। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान इस लिहाज से ब्रिटेन का माना जाता है क्योंकि अनरिटन माना जाता है, अलिखित माना जाता है। फिर हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर आपसे पूछ ले, यहां पर शब्द है बड़ा तो यहां पर भी और बड़ा यहां पर भी, लेकिन यहां पर बात हो रही है लिखित की, जो रिटन है, सही तरीके से लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से एक किताब बना के तैयार कर रखी है किसी ने, वो भारत है। जब भारत का संविधान लिखा गया था तो 1,17,000 से भी ज्यादा शब्द थे, और अब भारत के संविधान में 1,46,000 से भी ज्यादा शब्द है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो लिखा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा शब्द है, वो है भारत का संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ये कुछ एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसको थोड़ा स्टार मार्क करना। अब इसका थोड़ा अपोजिट लेते हैं। भाई ये तो हमने समझा था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी तो किसी न किसी देश का होगा। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है अमेरिका का, यूएसए का, यूएसए यानी अमेरिका। लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हमारा कमीशन आंसर मानता है अमेरिका या यूएसए को, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखो, एक मोनाको नाम का देश है, मोनाको नाम का देश है, और इस देश के संविधान में 4200 के आसपास ही शब्द है, 4200 के आसपास से शब्द है। और अमेरिका का जो संविधान है उसमें 4500 से ज़्यादा शब्द है, इसमें 4200 से ज़्यादा शब्द है, और इसमें 4500 से ज़्यादा शब्द है। तो शब्द तो भाई मोनाको के संविधान में कम है, लेकिन आपने कभी मोनाको का नाम इससे पहले सुना है? कभी नहीं सुना। बस यही इसका रीजन है। मोनाको एक नाम मात्र का छोटा सा देश है, भले इसके संविधान में इसके संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कम शब्द है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जो बड़े देश हैं, है ना, जो बड़े देश है जहाँ पर डेमोक्रेसीज है, उनमें अगर हम देखें सही तरीके से, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, सिंगापुर, है ना, ये जो बड़े बड़े देश आप जानते हैं 40-50, इनमें अगर हम देखें तो इनमें सबसे कम जो शब्द पाए जाते हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि अमेरिका ने अगर किसी चीज़ का दावा कर दिया तो फिर वो पूर्ण रूप से सत्य है। अमेरिका ने कह दिया कि भाई विश्व का सबसे छोटा संविधान मेरा है, मतलब मेरा ही है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो हमारे कमीशन के अकॉर्डिंग भी यूएसए इसका राइट आंसर है। तो सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का। अब हम बात करते हैं टाइम के आधार पर विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है। विश्व का सबसे पुराना संविधान,
विश्व का सबसे पुराना संविधान। विश्व का सबसे पुराना संविधान। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यह माना जाता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन क्यों माना जाता है ब्रिटेन का? मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। अच्छा, एक लाइन और लिखता हूं, फिर दोनों के एक साथ हम कंपेयर करके समझेंगे। मैं यहां पर 5वीं भी एक लाइन लिखता हूं, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, यूएसए। देखो आपको मैं एक रेफरेंस देता हूं। बात है 1215 की। 1215 में तो यहां पर सल्तनत काल चल रहा है भाई, सल्तनत पीरियड चल रहा है। इल्तुतमिश बैठा है, रजिया सुल्तान के पिताजी, और वहां पर जो ब्रिटेन है वहां पर है किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज वहां का राजा है, और वहां पर देखो किंग जॉर्ज आए दिन कोई ना कोई राजे महाराजे हैं, राजतंत्र है, ऑर्डर निकाल दिया, आदेश निकाल दिया, जनता को उसका पालन करना है। और पहले तो ब्रिटेन में एक ही सदन हुआ करता था जिसको कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन बोला जाता था, भगवानों का सदन बोला जाता था। लॉर्ड्स हाउस इसको बोला जाता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक ही सदन हुआ करता था, इसमें बड़े बड़े पंडित पुरोहित टाइप के, जस्टिस टाइप के बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे बैठा करते थे। तो 1215 में बात कुछ ऐसी होती है कि वहां का जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेडर वर्ग है, वहां की जो आम जनता, उसने डिमांड की कि भाई आप लोग राजतंत्र है, ठीक है, राजे महाराजे हैं, आप कुछ भी आदेश या ऑर्डर निकाल देते हैं और हमें मानना पड़ता है। हमें भी बैठने का मौका दिया जाए और हमारी राय भी थोड़ी मानी जाए, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, तो हमारे अधिकारों का क्या? तो ब्रिटेन में फिर अधिकारों की डिमांड छिड़ जाती है, राइट्स की मांग छिड़ जाती है कि हमें भी बराबर का अधिकार दिया जाए, हमें भी आपके साथ बैठने का मौका दिया जाए। तो 1215 में ब्रिटेन में एक पत्र जारी होता है जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। आपने कई बार मैग्ना कार्टा का नाम सुना होगा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा वो एक पत्र है, वो एक आदेश है, वो एक ऑर्डर है जो ब्रिटेन के राजा ने जारी किया था 1215 में, और इसके माध्यम से आम जनता को अधिकार दिए थे पहली बार। और जब आम जनता को अधिकार दे दिए गए तो फिर इनका भी रिप्रेजेंटेशन, इनका भी प्रतिनिधित्व धीरे धीरे होने लगा। एक आदमी आके बैठा, फिर 2 आदमी आके बैठे, फिर 3 4 10 आदमी आके बैठे, और धीरे धीरे एक कॉमन लोगों का सदन तैयार हो गया जिसको हाउस ऑफ कॉमन बोला जाने लगा। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में आते आते एक दूसरा सदन ब्रिटेन में तैयार हो गया जिसको बोला जाने लगा आम जनता का सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में आते आते एक और सदन बन गया, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो पहले तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था। मैग्ना कार्टा जारी करने के बाद 1215 में, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आम जनता के अधिकार, राइट्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन, और ये ब्रिटेन ने पहली बार ये पत्र जारी करके आम जनता को अपने साथ बैठने का अधिकार दिया था। उसके बाद में फिर जनता बैठना शुरू करती है और एक नया सदन तैयार हो जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम जनता का सदन। तो ब्रिटेन में आपको पता है पार्लियामेंट में आज भी 2 सदन है, ऊपर वाला सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और नीचे वाला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। हमने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनी ब्रिटेन से ही अपनाई है भाई, संसदीय प्रणाली। तो हमारे पास भी उच्च सदन के तौर पर राज्यसभा है और निम्न सदन के तौर पर लोकसभा है, ये हम जानते हैं। लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने 1215 की बात है, 1215 में ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा जारी किया था, एक पत्र जारी किया था ब्रिटेन के राजा ने, और आम जनता को अधिकार दिए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का माना जाएगा। लेकिन अगर हमसे बात करें सबसे पुराना लिखित संविधान, सबसे पुराना संविधान दुनिया का जो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, एक किताब के रूप में लिखा हुआ है, बाकायदा हर एक चैप्टर है, भाग है, और उसमें आगे के पन्ने में प्रस्तावना या प्रेम्बल भी चिपका रखी है। तो सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से पूरी दुनिया में लिखने वाला जो पहला देश है वो अमेरिका है, जिसने अपना संविधान 1787 में लिखा था। 1787 में, 1787 में 1787 में लिखा,
1788 में इसको मान्यता प्राप्त मिली, इसको मंजूरी मिली, और 1789 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो पूरी दुनिया में सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से, किताब के रूप में, सही चैप्टर से और प्रस्तावना रखकर जो संविधान लिखा है वो है अमेरिका। इसलिए सबसे पुराना लिखित संविधान तो अमेरिका का, लेकिन केवल और केवल सबसे पुराना पूछे तो फिर जाएगा ब्रिटेन के खाते में, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, कोई किताब नहीं थी, प्रस्तावना वगैरह कोई भी चैप्टर वगैरह कुछ नहीं थी, वो एक आदेश मात्र था, लेकिन थे तो अधिकारी। संविधान का मतलब क्या होता है? आम जनता के अधिकार, राइट्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गई है तो फिर सबसे नया संविधान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान है नेपाल का। नेपाल का संविधान विश्व का सबसे नया संविधान है। तो छठा, विश्व का सबसे नया संविधान, विश्व का सबसे नया संविधान, वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का। नेपाल का क्यों है विश्व का सबसे नया संविधान? क्योंकि नेपाल ने अपना संविधान लिखा है कब? 2015 में। नेपाल ने अपना संविधान 2015 में लिखा है। 2009 में तो नेपाल में गणराज्य या 2009 में तो नेपाल रिपब्लिक बनता है, गणराज्य बनता है, और 2015 में इसने अपना संविधान लिखकर तैयार किया। तो सबसे नया, सबसे लेटेस्ट आज के टाइम पे पूरी दुनिया में किसी देश ने संविधान लिखा है तो वह है नेपाल, जिसने 2015 में अपना संविधान लिखा है, और कुछ तथ्य इसने भारत से भी उठाए हैं। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वैसे सबसे नया लिखने वाला तो आपको पता है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने अपना संविधान लिखा है 2021-22 में। अफगानिस्तान ने अपना संविधान 2021-22 में लिखा है, लेकिन संविधान में लिखा क्या है कि AK-47 से 1 मिनट में कितनी गोलियां निकलती है, एक बम से कितने लोगों को उड़ाया जा सकता है। ठीक है, आदमियों को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जाए, महिलाएं बुर्का वगैरह पहनेगी, यही सब लिखा होगा। क्योंकि वहां पर तो बेटा कोई सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, तालिबान लोग या आतंकवादी ग्रुप उस देश को चला रहा है, तो उसने क्या ही लिखा होगा ये आप जानते हैं। वरना उसने अपना संविधान लिखा जरूर है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है ये आप खुद कंसिडर कर लो कि क्या लिखा होगा। AK-47, गोला बारूद, असला, है ना, इन सब के बारे में चर्चा की होगी, और नाम मात्र का कुछ अच्छी चीज होगी उसमें, लेकिन इसको हम मानेंगे ही नहीं। अच्छा, विश्व का सबसे पुराना संविधान तो ब्रिटेन का हो गया, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का हो गया। लेकिन अगर हम अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया की बात करें, तो एशिया का सबसे पुराना संविधान किस देश ने लिखा है? एशिया में सबसे पहले लिखने वाला देश कौन सा है? हम भी एशिया में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले एशिया का सबसे पहला संविधान एशियाज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एशियाज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? यह है जापान का। जापान का मीजी संविधान, जापान, और जापान ने लिखा है 1889 में। भाई पूरी दुनिया में तो सबसे पुराना संविधान किसका हो गया? ब्रिटेन का 1215 में। सबसे पुराना लिखित संविधान जो सबसे पहले पूरी दुनिया में लिखने वाला है सही तरीके से, वो अमेरिका। लेकिन अपने कॉन्टिनेंट या एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहले लिखने वाला देश है जापान। जापान वो देश है जिसने सबसे पहला संविधान लिखा है एशिया में, 1889 में लिखा है जापान ने, है ना। और आपको ये भी पता है कि नेपाल को और अपने बीच में तो विवाद भी चल रहा है ना। नेपाल और अपने बीच में क्या विवाद चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। नेपाल और अपने बीच में विवाद है, नेपाल का जो 100 रुपए का नोट है, ये विवाद का कारण है। 100 रुपए का नोट, नेपाल के 100 रुपए के नोट के अंदर आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो नेपाल का नक्शा बना हुआ है, नेपाल का नक्शा बना हुआ है नेपाल के 100 रुपए के नोट में। और नेपाल की सरकार ने 2 मई को ये अनाउंस किया है कि भाई अब हम नया नोट छापेंगे 100 रुपए का, और नेपाल का नया नक्शा इसमें लगाएंगे। इसके बैकग्राउंड के अंदर नेपाल का जो नया मैप है, नया नक्शा है, वो हम लगाएंगे। और वो हम कंट्रोवर्शियल मानते हैं, विवादित मानते हैं, क्योंकि उसमें वो लिम्पियाधुरा को दिखाता है, कालापानी को दिखाता है, और आपका लिपुलेख को दिखाता है। ठीक है, तो नेपाल का जो नया मैप है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नेपाल का नया मैप कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ये वाला जो रीजन वो दिखाने लग गया है 2020 से। 2020 में भी काफ़ी दंगे फसाद हुए थे, काफ़ी हमारे बीच में विवाद खड़ा हो गया था कि लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख ये शुरू से भारत के कंट्रोल में, भारत इनको ऑब्जर्व करता आ रहा है और 1950 की संधि में ये भारत को दिए गए थे, भारत को सौंपे गए थे, तो हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं और इसको नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है। और इस नए मैप को अब ये लगाने की बात कर रहा है कि जो नया 100 का नोट छापेंगे ना, उसके अंदर हम ये जो नेपाल का नया मैप है इसको लगाएंगे। कुछ ऐसा नेपाल का नया मैप बन के आता है, इसको हम लगाएंगे और इस मैप को हम मानते हैं विवादित या कंट्रोवर्शियल। और इसका जवाब भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने दिया है कि नेपाल एक तरफा फैसला करके, यूनिलैटरल डिसीजंस लेके ग्राउंड रियलिटी को बदल नहीं सकता है, सच्चाई को बदल नहीं सकता। फैक्ट है वो, केवल नक्शा बना के नोट पे छापकर क्या साबित करना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको ये छोटी मोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।